थर्ड चैप्टर करेगा फर्स्ट वाले का है बच्चे। हाँ फर्स्ट वाले का है। देखो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पहला लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको ट्रायगोनोमेट्री का दिया था, ठीक है। मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होता और क्रिएट नहीं होता। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। Mr is equal to Mk। फॉर एग्जाम्पल अगर C प्लस O2 लेते हो CO2, यहाँ 12 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है, यहाँ 12 प्लस 32 मतलब यहाँ 44 ग्राम है और यहाँ भी 44 ग्राम। Therefore mass of reactant 44 is equal to mass of product। ये तुमको समझ आ गया? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मतलब इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नोट कर लिया तो है। देखो चैप्टर 2 बार कराओ 3 बार कराओ हमेशा नोट किया करो। हो गया नोट? हो गया?
constant, definite or fixed proportion. इसको क्राउस ने दिया था। ये कहता है कंपाउंड always consists of same elements chemically combined together in the fixed proportion by mass. इसका मतलब है कि let us consider H2O, water. Water has always formula H2O, 2 gram hydrogen is to 16 gram oxygen. अब 2 is to 16, मतलब 1 is to 8 is always fixed irrespective of source or methods of हम मतलब वाटर कैसे ही बनाए, किसी सोर्स से, लेक से, पॉन्ड से, रेन वाटर, या हम अपने आप बनाए केमिकली H2 plus O2 H2O। इन ईच केस क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8। नोट कर लिया। हो गया नोट। मिटा दो बेटा। Law of multiple डार्टन दिया था, ये पेपर में आता है। ये कहता है कि when two elements combine to form two or more compounds, then masses of one element which combine with fixed mass of another element
here is simple whole number रेशियो। देखो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर हम H2 और O2 को कंबाइन कराते हैं तो हमें मिलेगा एक H2O वाटर, दूसरा मिलेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन को हमने फिक्स कर लिया, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से मिल रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन से मिल रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन। देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड में फिक्स कर लिया है, तो हमें रेशियो इसका निकालना है। तो 16:32 ये आ गया 1:2 सिंपल रेशियो आ गया। हम लॉ को यहां से पढ़ सकते हैं। देखो लॉ कैसे पढ़ते हैं, when two elements combine to form 2 or more compounds, यहाँ कितने कंपाउंड है? तो then masses of one element, मतलब ऑक्सीजन which combine with fixed mass of another element, मतलब हाइड्रोजन are in the simple whole number। समझ रहे हो? यहाँ से ही पढ़ सकते हैं हम, उससे ज्यादा बेटर यहाँ से पढ़ना है। प्लस मतलब क्या होता है? कंबाइन नहीं हो गया, 2 elements combine to form, combine मतलब प्लस to form 2 compounds H2 and H2O2। हमने किसको फिक्स कर लिया है? हाइड्रोजन को। 2 ग्राम हाइड्रोजन से यहाँ निकाल लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन से यहाँ दूसरे H2O2 में निकाल लिया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, ऑक्सीजन का दोनों कंपाउंड में रेशियो निकाल लिया, फिक्स आ गया, सिंपल वाला रेशियो आ गया। ठीक है, नोट कर लिया ना? हो गया? Dussak's law of combining volume। ये कहता है कि when gases combine together or produce in a chemical reaction then they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure।
ये लॉ कहता है कि अगर हम मान लो H2 गैस को कंबाइन कराएं तो हमारा आ रहा है 2H2O। देखो वाटर का फॉर्म होता है इनिशियली गैस में फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हो कि अगर हम इन 10 लीटर में तो 2 मोल से यहाँ 1 मोल है, तो 10 मतलब यहाँ क्या लोगे 5 लीटर, फिर यहाँ 2 मोल है, यहाँ क्या लोगे, अब इन तीनों का रेशियो निकालोगे 10:5:10, तो क्या आ जाएगा 2:1:2, कौन सा रेशियो आ गया, सिंपल रेशियो आ गया। मतलब गैस के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। क्या कंडीशन है कि प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लिया। हो गया बेटा नोट, हो गया। देखो STP का ही लिखा होगा, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर तुम लेते हो 273 केल्विन, प्रेशर लेते हो 1 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होगा। लेकिन टेम्परेचर अगर लेते हो 273 केल्विन, प्रेशर लेते हो 1 बार, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.7 लीटर। हम कैलकुलेशन में यही लेते हैं क्योंकि ये काटने वाला में आसान होता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है इन दोनों को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन गैस एट STP को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। हाँ 22.7 मोलर वॉल्यूम है, लेकिन हम 22.4 यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कट हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन एक्चुअली ये होता है मोलर वॉल्यूम 22.7। नोट कर लिया, हो गया बेटा, सबका नोट हो गया।
साथ साथ नोट करोगे तो टाइम सेव होगा। रख कर दो। एवोगाड्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. इसकी मीनिंग है कि अगर हम गैस लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम गैस लेते हैं, या V टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले वाले में n है तो इसमें भी n होगा और इसमें भी n। क्या मतलब इसका मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर। देखो एक चैप्टर है, आप पहले डिलीट हो गया कोर्स से, उसमें था ना एक फॉर्मूला PV इक्वल टू nRT, मतलब n जो है ना, ये n यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू हो गया PV अपॉन, देखो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है, और R जो है ना इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा यूनिट में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, अगर प्रेशर होगा बार की वैल्यू आर, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस कांस्टेंट। तो देखो इस फॉर्मूला से क्लियर है ना कि नंबर ऑफ मोल है किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर। आपको कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल कब चेंज करेगा? प्रेशर चेंज कर दे या वॉल्यूम चेंज कर दे या टेम्परेचर चेंज कर दे, आर पे डिपेंड नहीं कर। आर क्या है? कांस्टेंट है। समझ आ गया? नोट कर लिया तुमने? रब कर दो। नीरव सुना है कि आईपीएल वाले केस में
उसमें रियायत दी सरकार ने। नीरव मोदी। हाँ, देखो मोल का क्या चक्कर होता है, जरा ध्यान से सुना जाए। अगर हम 1 मोल लिखें, एक तो मोल जो होता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। देखो 1 मोल कंपाउंड कोई ले लें, जैसे हमने ले लिया 1 मोल H2O, तो तुम्हें इसको लिख देना चाहिए 18 ग्राम H2O। ये क्या हो गया? मोलर मास ऑफ H2O। जब आपने ये लिखा तो 6.022 into 10⁻23 molecules of H2O। ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, हम इक्वल नहीं बोल सकते, इक्विवेलेंट है। ना, अगर हम ले लें 1 मोल कंपाउंड में CO2 गैस मिलेगा, तो इसका मतलब होगा 44 ग्राम ऑफ CO2 और 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2 equivalent to 22.4 liter at STP। देखो, अगर हम ये समझ लें कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड के लिए क्या क्या बताता है, क्या बताता है? 1 मोल कोई गैस है, CO2 है, तो इसे हमें पता चलेगा कि इसका मोलर मास इक्वल है। ठीक है, रफली हम इक्वल बोल रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर वहां कितना मॉलिक्यूल है इसमें? 6.022 23 मॉलिक्यूल है, और कितना इसका वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। अगर हम 1 मोल एलिमेंट लेते हैं, तो हम देखें यहां 1 मोल सोडियम लेते हैं, तो इसकी मीनिंग आएगी 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और 6.022 into 10⁻23 यहां क्या लिखेंगे आप? एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम एलिमेंट है ना, इसमें क्या लिया? एटम्स लिया। ठीक है ना? मोल का फॉर्मूला अगर हम ले लें, पहला मास से मोल निकालना। अगर गिवन मास है तो मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम निकालें वॉल्यूम 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। अगर हम number of particles to mole
निकालें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 to the power 23. इस 6.022 into 10 to the power 23 को अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और इसको n a और n नॉट से लिखते हैं। आप लोगों को समझ आया कि मोल निकालने के हमारे पास तीन फॉर्मूला है। हमें जब दिया रहेगा मास तो मास वाला यूज करेंगे, वॉल्यूम तो वॉल्यूम वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? देखो एक जैसे हमारा सोडियम है तो हम 23 लिखते हैं, ये जानते हो एटॉमिक मास है। ये यूज होता है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ये होता है 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope is equal to होता है 1.66056 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम Na 23 ग्राम लिखते हैं, ये मोलर मास है ऑफ सोडियम। इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कि एक एटम का मास है, एक कितने एटम का मास है, 1 मोल का, मतलब कितने एटम का मास है, mass of 1 mole of sodium atom, मतलब कितने एटम का मास, ठीक है। समझ आ गए? जानते हो इसमें और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा क्या है 23, इसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मिलकर 1 आ जाता है। इसीलिए ध्यान सुनो, इसको और उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाता है। तो 1 आ गया, इसका मतलब एटॉमिक मास मोलर मास की इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाता है। समझा क्यों सेम हो जाता है?
क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है 1 आ जाता है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। नोट हो गया? नोट हो गया ना? देखो स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल वे में कर सकते हैं। बराबर देखो, लेट अस कंसीडर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl। ठीक है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है? अब मान लो इसमें हमें दिया हो कि 5 ग्राम MnO2 से कितना ये रिएक्ट होगा, 8 ग्राम। मतलब क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ HCl required to react 5 ग्राम ऑफ। तो जिन दो के बारे में कहा जा रहा है उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे। ठीक है? देखो आप फ्रॉम इक्वेशन पता चल रहा है कि 1 मोल MnO2 रिएक्ट कर रहा है 4 1 plus 35.5 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है? या हम ऐसा कह सकते हैं 1 मोल MnO2 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? 1 मोल 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हम एक 5 ग्राम MnO2 का 55 होता है प्लस ये 32 87 ग्राम। अब यहाँ हमें मोल निकालना चाहिए। देखो मोल, ये मोल है, वहां मोल है, यहाँ पे मोल निकाल लो कि 5/87 मोल। ये 5 को 97 क्यों कर दिया?
गिवन मास और मोलर मास कि कितने मोल से रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक मोल का हमने निकाला तो 4 क्या करना चाहिए इसको, इतना मोल हो गया, ठीक है। और मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल तो हमारा कितना है 4 इंटू 5 1 इंटू मोलर मास HCl का मोलर मास निकालोगे तो मेरे ख्याल से 146 होता है, 36.54 या 146। अब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल का रिलेशन होता है। जितना एक और क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। रब कर दो। मेनली ना लिमिटिंग रिएक्टर का क्वेश्चन आता है, देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। रब कर दो इसको। Limiting reactor. This reactant is completely consumed and stops the formation of products। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि मास ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज लेस दैन, या यहाँ ले लो गिवन मास ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज लेस दैन द रिक्वायर्ड मास to complete the reaction। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास कम दिया होता है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड मास टू कंप्लीट द रिएक्शन, और reactant in excess its given mass is greater than the required mass, therefore a fraction of mass is left on reactant। इसका मास ज्यादा दिया होता है, नाइन्थ क्लास हाँ है 10। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ आया? इसका मास क्या होता है, कम दिया होता है, और रिएक्टेंट एक्सेस का मास ज्यादा दिया होता है।
नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? हो गया? देखो वहां पे क्वेश्चन है, ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 gram of O2. Find पहला limiting reactant, दूसरा reactant in excess, तीसरा mass of reactant in excess left on reactant, mass of H2O प्रोड्यूस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखो कि हमारे पास इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 H2H। ये कहता है कि इसका 2 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा O2 का, तो इसका कितना बनेगा? 2 मोल। हमें H2 का कितना मान दिया हुआ? 3 ग्राम, जो हमारे पास गिवन है। ये तो इक्वेशन है, गिवन है 3/2। क्यों कर लिया 3/2? ये मास अपन मोलर मास कर लिया ना, मोल ले रहा है ना, इसका 3/2 हो जाएगा। इसका 29 ग्राम, 29 को क्या हो जाएगा? 32। ये हमें x मोल फाइंड करना है। अब आप देखो इसका रिलेशन देखो आप, ये 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो ये कितना मोल है? 1.5 मोल। ये कितना चाहिए? 0.75 मोल चाहिए ना? अरे इसका आधा चाहिए ना, तो कितना चाहिए? 0.75। लेकिन 29 में 30 से जरा डिवाइड करके देखो, 29 में 32 से डिवाइड हो गया। कितना आ रहा है? 9 के बाद
0.9 आ रहा है ऑलमोस्ट। अब आप देखो कि यहाँ ये चाहिए हमें 1.5 मोल से 0.75 मोल, ये कितना दिया हुआ है? तो तुम लोग पता नहीं चल गया कि रिएक्टेंट इन एक्सेस है। और ये क्या है? तुमको समझ आ गया क्या कि 1.82 मोल से 1 मोल मतलब 1.5 मोल से 0.75 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ कितना गिवन है? 0.9, ये ज्यादा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? मोल से लिमिटिंग रिएक्टर और रिएक्टेंट एक्सेस निकालना बहुत आसान है। हो जाए पता चल जाता है। अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रीजन क्या है, तो इसी से प्रोडक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा तुमने? अब हम निकालें कि देख रहे हैं हम कि कितना यूज हो रहा है। यूज्ड मोल ऑफ कितना है? 0.75। अब मास इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू मतलब 0.75 इनटू मोलर मास कितना आउट होगा? 32। कितना आएगा? को 0.75 से मल्टीप्लाई करो। आना चाहिए। तो तुमको पता चल गया है कि यूज मास कितना है इसका? तो मास ऑफ reactant in excess left unreacted is equal to 29 minus 24 is equal to कितना होगा? 5 ग्राम। मतलब 5 ग्राम O2 क्या जाएगा? बच जाएगा। अब हम H2 निकालना चाहते हैं, तो H2 निकालने के क्या करेंगे? 2 मोल ऑफ H2 कितना है? 2 मोल ऑफ हमें 1.5 मोल दिया हुआ है, ये भी 1.5 मोल आएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब मास निकालेंगे नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल 1.5 इनटू मोलर मास H2O का 18 होगा। कितना ग्राम हो गया? 47 ग्राम। ये नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट से तुम्हें लिमिटिंग समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ये 2-2 लाख दे के बच्चे ना यही पढ़ते हैं। 2 लाख दे के जाके पढ़ते हैं तो ये पढ़ाते हैं मोल में कैसे लिमिटिंग नहीं लगता। तुमने से देख तो जाते भी हैं। ये शुरू में थोड़ा समझना टिपिकल है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे ना तो आसान होगा। अब 2 फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ मोल इक्वल मास ऑफ मोलर मास, और दूसरा मास इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर। समझ आ गया आरुष? रफ कर दूं? रफ कर दो बेटा।
एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे बेंजीन है तो इसका C6H6 होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है CH। तुम देख रहे हो कि यहां मास निकालो तो 78 आएगा, यहां मास आएगा 30। ठीक है, इसमें क्या कॉमन लिया गया है 6 लिया गया कॉमन, तो हमें फॉर्मूला मिल गया molecular mass is equal to n into empirical formula mass, और n है हमारा कॉमन फैक्टर। देखो 78 में 13 से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा, तो इससे पता चलता है कि n इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम देगा ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। वो क्या देगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, वो सिर्फ रेशियो देगा। कहीं रेशियो नहीं निकल रहा हो जैसे H2O है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा सेम होगा H2O। ठीक है, और अब कर दो। अब यहां क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक compound contains carbon is equal to hydrogen 4.047%, 24.27%, chlorine is equal to 71.65%. Find molecular empirical formula। मोलर मास गिवन है इसका ग्राम। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक हम टेबल बनाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे, यहां निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां निकालेंगे हम सिंपल रेशियो, और
एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन 24.27 ग्राम है, परसेंटेज मतलब इतना ग्राम है, अपॉन 12 4.07 अपॉन 1 71.65 अपॉन 35.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.02 आएगा, 4.07 2.01 है। अब नंबर ऑफ मोल का रेशियो तो सबसे कम ये है, ये लीस्ट है, इसलिए इसी से सब में डिवाइड करें। 4.07 2.01 ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला आ गया CH2Cl। इसका मास निकालना है 12 + 2 + 35.5, ये आ जाएगा 49.5। अब इतना नोट कीजिए आप लोग। इधर क्वेश्चन रख कर दो। इसके आगे हम n निकाल लेंगे। n होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। 98.96 49.5, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू, हमारा आंसर हो गया C2H4 Cl2 आंसर। आप लोग समझ आ गया कि क्या पहले करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। अच्छा, मैंने कार्बन पहले क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें पहले कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर अदर एलिमेंट होता है, इसीलिए मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है। ऐसे नहीं कि Cl ऊपर रख दिया। आया समझ? तो पहले तो हम एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। वो परसेंटेज दिया है तो मास ही होता है, मास परसेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल का सिंपल रेशियो निकाल लिया, उससे हमारा क्या क्या निकल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर हमने ये निकाल लिया मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और n से मल्टीप्लाई कर दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला को, तो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आ गया? Solution. Homogeneous mixture of two or more ध्यान से देखना, हम फाइनली सॉल्यूशन की बात करें मतलब 2 कंपोनेंट्स हैं, जनरली एक को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं। हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो हमारा 3 तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा कौन सा होगा, गैस, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। तो बताओ पहला क्या होगा, अगर हम सॉल्यूट लें, सॉल्वेंट लें और एग्जाम्पल लें। हम यहाँ सॉलिड लेते हैं, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट में सॉलिड लेते हैं। पता है क्या इसका एग्जाम्पल होगा, हलवाई, आया समझ। सॉलिड यहाँ लेते हैं, ये सॉल्वेंट हम सेम रख रहे हैं, तो यहाँ लिक्विड लें, यहाँ क्या लें, सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल होता है अमालगम। अमालगम मतलब Hg इन सोडियम। तो Hg क्या होता है, लिक्विड होता है ना। हम लें गैस इन सॉलिड, अभी किसी के पेपर में आया था गैस इन सॉलिड, पता क्या होगा, H2 इन Pd, पैलेडियम में H2 डिसॉल्व हो जाता है, समझ आ गया। ये हमारा दूसरा होगा 1 2 3 4। अब हम लिक्विड लेते हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड, ये तो NaCl इन वाटर हो गया, यही मोर कॉमन है। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन H2 हो गया, गैस इन लिक्विड, CO2 इन H2 हो गया। समझ आ गया तुम लोगों को, किस तरह सॉल्यूशन हो गया अभी 6। तुम लोग को आइडिया लग गया कितने सत्रह का होगा। सॉलिड, यहां हम गैस लेते हैं, तो सॉलिड इन गैस, CH4 इन N2। CH4 जानते हो कपूर होता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, यहां पे लें क्लोरोफॉर्म इन O2। गैस इन गैस होता है N2 इन O2। समझ आया किस तरह सॉल्यूशन हो गया। ये अभी देखा है 11th में बच्चे के पेपर में आया था, ये वाला पेपर में आया था, गैस क्या था, H2 गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ये वाला गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। तो वो समझ आ गया 9 तरह का सॉल्यूशन होता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। रब कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
in a given amount of solution or solvent, मतलब कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट लिया है इसको अगर बताया जाए तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। और ये बताने की जरूरत है क्योंकि मेडिसिन में तो दो तरह का मेडिसिन होता है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। तो कितना मेडिसिन है, कितना सॉल्वेंट है बताना पड़ेगा ना। जानते हो कफ सिरप जो होता है ना, कफ सिरप में अल्कोहल होता है। क्या होता है? अभी यूपी में एक हुआ है कि कफ सिरप बेचता था, कफ सिरप में वो कोडीन करके नाम था, नशे की दवा डाल दी थी और वो लार्ज स्केल में बिकता था, लोग उसमें पकड़े गए। ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के लिए क्या है हमारा पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल का क्या बताया था, मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास अपॉन मोलर मास हो गया। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, तो यहां 1000 डिवाइड होगा, 2000 कहां चला जाएगा। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। यहां W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चे जो है ना ज्यादा इससे निकालते हैं, स्कूल में यही चलता है। मुझे ऊपर नंबर ऑफ मोल निकाल लो और नीचे वॉल्यूम लीटर निकाल लो, दोनों डिवाइड करो। आया समझ? नोट कर लिया। और मोलैरिटी का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। नोट कर लिया। नोट कर लिया बेटा। देखो मोलैरिटी को इससे याद रखते हैं, मोल पर लीटर। इसको तो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया ना? मोलैरिटी एम से लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल का भी पता है कि मास अपॉन मोलर मास होता है। ये सॉल्वेंट का मास अगर हम ग्राम में ले लें, यहाँ 1000 आ जाएगा। W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलिटी आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल को चेंज कर दिया, W2 अपॉन M2 और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिया तो ऊपर 1000 मिल रही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसको काई पढ़ते हैं। अगर हमारे पास A और B मिलकर सॉल्यूशन आ रहा है, इसका Na मोल है, Nb मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा Na अपॉन मोल फ्रैक्शन B होगा अगर हम काई A प्लस काई B जोड़ दें, प्लस कर दें तो माना है। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका निकालना उसका नंबर ऑफ मोल क्या है, ऊपर और नीचे क्या है। अगर मान लो 3 कंपोनेंट है तो काई A निकालना तो क्या हो जाएगा, Na अपॉन Nb प्लस कब 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो तो और बढ़ जाएगा। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल लेना है। नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? हो गया? देखो, अगर मास बाय मास परसेंट, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको हम दूसरे सॉल्यूशन में चेंज करेंगे।
इसमें ये सॉल्यूशन मान लो कि NaCl in H2 है, ये भी NaCl in H2 है। इसमें हम चेंज करने के लिए डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पाई डाल रहे हैं। सेम सॉल्यूशन हो तो फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम है, क्योंकि हमने क्या चेंज किया है, सॉल्वेंट चेंज किया है। तो जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, ठीक है ना। अब सुनो, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास अपन मोलर मास होता है, इसका मतलब मास इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। कितनी हो गया, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ये फॉर्मूला कैसे आया, मोलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सॉल्यूट सेम है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का सेम है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। नोट कर लिया, कर लिया। देखो हो गया ना। देखो आज का लास्ट टॉपिक है नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। H2 है, O2 है, H2 है। यहां आपका पता चल रहा है कि 4 ग्राम, इसके कितने ग्राम से पड़ता है, 32 ग्राम से। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम में तो इसका कितना होगा, 8 ग्राम। 8 इक्विवेलेंट मास इसका, O2 का इक्विवेलेंट मास होता है मास ऑफ सब्सटेंस। देखो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन लिखो, उसको इक्विवेलेंट वेट ही बोलो तो ज्यादा सही है, तो कभी भी इक्विवेलेंट वेट ही बोलते हैं। मास ऑफ एलिमेंट which combine with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen। वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट मास निकाले हम, ऑफ अगर एलिमेंट निकालते हैं, ये होता है मोलर मास अपॉन बैलेंस, ठीक है। नोट कर लिया। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालना, तो ये होता है मोलर मास
अपॉन चार्ज ऑन 1 आयन। जैसे मान लो AN2SO4 होल 3 है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो जानते हो एल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +6। इसका भी कितना होगा SO4 का माइनस, दोनों का इक्वल है ना, तो किसी एक का ले लो, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालते हो इसका, इसका मोलर मास अपना क्या आ जाएगा 6। समझ आ गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालते हैं, मोलर मास अपॉन H प्लस आयन। देखो ध्यान से देखो, H2SO4 का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 H है। समझ रहे हो? H3PO4 का निकाल रहे हो, मोलर मास अपॉन कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3H होता है इसमें। लेकिन H3PO3 का निकाल रहे हो, एक मोलर मास अपॉन 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 ही आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है? H3PO2 मोलर मास अपॉन कितना आ जाएगा, मोलर मास अपॉन 1। देखते हैं कैसे है। फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर बना है P डबल बॉन्ड O होता है, बाकी जो O होते हैं OH के फॉर्म में होते हैं। OH हो गया, OH हो गया, ये H3PO4 है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है आयोनाइजेबल। H3PO3 में P डबल बॉन्ड O, बाकी जो H होते हैं OH के फॉर्म में होते हैं, और बाकी O, तो एक H ऐसे ही रह गया। इसका मतलब इसमें कितने हैं, तो H3PO2 P डबल बॉन्ड O, इसमें एक ही OH आएगा, एक वो यहाँ एक वहाँ, बाकी की H ये आयोनाइजेबल नहीं है, सिर्फ ये आयोनाइजेबल। ये समझ आया भाई? ये कई बार पेपर में आया हुआ है। नोट कर लिया? नंबर ऑफ H प्लस आयन होता है ना, इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है, तो मोलर मास अपॉन होगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जैसे NaOH का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन 1 हो जाएगा। CaOH होल 2 का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन 2। ठीक है? नोट कर लिया? नोट कर लिया? देखो नॉर्मेटिव होता है
इसको नॉर्मल पढ़ते हैं, होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट presenting 1 liter of और नॉर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter। ये नॉर्मेटिव नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखो नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास हो गया W2 अपॉन इक्विवेलेंट मास हो गया E2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लें मिलीलीटर में, यहाँ 1000 है। नॉर्मेटिव इक्वल टू W2 into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास, मोलर मास का बैलेंस ही होता है, या इसको बोलते हैं n फैक्टर इनटू मिलीलीटर। n इज इक्वल टू हो गया W2 into 1000 अपॉन M2 into मिलीलीटर और इनटू हो गया n फैक्टर। तो इसका मतलब नॉर्मेटिव फाइनली हो गया मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। इसका फॉर्मूला आएगा N1V1 is equal to N2V2। ये हर जगह अप्लाई होगा। देखो नॉर्मेटिव क्या है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये हो जाएगा N1M1 V1 is equal to N2M2 V2। ये दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा। n फैक्टर समझ रहे हो ना, n फैक्टर ऐसे के लिए क्या था, नंबर ऑफ n प्लस आयन, बेस के लिए क्या था नंबर ऑफ कोएस माइनस आयन, एलिमेंट के लिए क्या था वैलेंसी, सॉल्ट के लिए क्या था, सॉल्ट के लिए था टोटल चार्ज ऑन वन आयन। निकाल गया इक्वेशन बहुत तरीका। और एक चैप्टर है, मैं नोट कर इसको नोट कर लिया। तो हमें नॉर्मेटिव से घबराना नहीं है। नॉर्मेटिव क्या करें, मोलैरिटी निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट कर लिया। देखो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम चेंज होता है Mn2 प्लस। इसका चार्ज निकालते हैं तो प्लस से लगाना, तो इक्विवेलेंट मास इसका होगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मोलर मास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा 5 कितना रहा। अगर इक्विवेलेंट वेट MnO4 माइनस बेसिक मीडियम है MnO2 में चेंज होता है, यहाँ +4 होता है, इसका +7 होता है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा मोलर मास अपॉन 7 है 4 है मतलब 3 है। कई बार कॉम्पिटिशन में आ चुका है। ठीक है, ओके, चैप्टर एंड हो गया।